स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है आपका कैपिटल। कैपिटल कहने का मेरा मतलब ये है पूंजी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपको सस्ते दाम पर लोन मिल पाता है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और मान लीजिए जो गाड़ी आप खरीद रहे हो, लोन पर ले रहे हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको 20% देना पड़ रहा है, तो क्या आप ये गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? नहीं। और इसी की वजह से क्या होता है, जब आप ये गाड़ी नहीं खरीदेंगे मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जो कंपनीज हैं वो गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करेंगी, और ओवरऑल देश की जो इकोनॉमी है वो सफर करेगी। उसी प्रकार से क्या होता है कि ओवरऑल कंट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी तो बोरो करती है। अगर सरकार को बहुत ज्यादा बोरोइंग कॉस्ट देना पड़ेगा तो ये हमारे इकोनॉमी को हैम्पर कर सकता है। और ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, मैं आपको बता दूं, ये काफी हद तक डिसाइड किया जाता है बाय रेटिंग एजेंसी, जैसे मूडीज, फिच के बारे में आपने सुना होगा। और इसीलिए आप देख सकते हो अभी रिसेंटली जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरह से रेटिंग एजेंसीज डेवलपिंग कंट्रीज की रेटिंग को नीचे दिखाते हैं जानबूझकर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारत का अगर आप एग्जांपल लोगे तो भारत का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे रेटिंग्स को कम रखते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि भारत की इस समय प्रेजेंट में रेटिंग क्या है, यहां पर क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब भारत ने एग्जैक्टली बोला क्या है इस चीज को लेकर। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो न्यू ईयर सेल की शुरुआत है वो हो चुकी है। यहां पर अगर आप कोई भी बैच लेते हो, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया जिसके अंदर यूपीएससी से रिलेटेड जितनी तैयारी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ प्रीलिम्स हो गया, अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ले सकते हैं। इन सबको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शनल के ऊपर भी भारी छूट है, और इसके साथ साथ IB, CSIR सबके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। वैसे अगर आप देखोगे यहां पर 3 मेन है, दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरा है मूडीज, और तीसरा है फिच। और अगर आप देखोगे भारत का जो रेटिंग है इस समय, मतलब कि क्या होता है कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं अलग अलग कंट्रीज को रेटिंग देते हैं। जैसे कि मान लो अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उनको यहां पर हायर रेटिंग्स दी जाती हैं। अब जब हायर रेटिंग होता है तो इसकी वजह से उनके लिए जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाता है, वो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन भारत की रेटिंग अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोएस्ट में है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये अगर आप इसको डिवाइड कर दो, ये रेड कलर से अगर आप ये स्काई ब्लू कलर तक देखोगे तो यहां तक जो रेटिंग होती है उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ठीक है। और उसके नीचे अगर किसी देश की रेटिंग होती है, यहां पर ग्रे कलर से लेकर नीचे तक, तो इसको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा जाता है, मतलब ये बहुत ही खराब है। अब भारत का पोजीशन मैं आपको बता दूं, ये आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर सबसे नीचे मिलेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूं, ये जैसे कि S&P हो गया, मूडीज हो गया, फिच हो गया, इन सब ने हमको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर तो रखा है, लेकिन सबसे लोएस्ट यहां पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा सफर करती है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन, इन्होंने यहां पर एक पेपर रिलीज किया, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका टाइटल है री एग्जामिनिंग नरेटिव्स, अ कलेक्शन ऑफ एसेज पब्लिश्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ऑफिस। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपने रेटिंग्स को ट्रांसपेरेंट नहीं रखती हैं, उसमें बहुत ज्यादा ओपेकनेस है, और इसकी वजह से ओवरऑल हमारा देश सफर करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत सरकार कोशिश कर रही है इस समय इन सभी के साथ मिलकर बातचीत करने की। जैसे कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने फिच से, मूडीज से और साथ ही साथ स्टैंडर्ड एंड पुअर से, तीनों रेटिंग एजेंसी से मुलाकात की है, और यहां पर उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि देखिए भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो काफी इंप्रूव हुआ है, तो इसकी वजह से आपको जो हमारी रेटिंग है वो इसको यहां से ऊपर करनी चाहिए। तो वो देखते हैं वो होगा कि नहीं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके मन में ये आना चाहिए कि ये सोवरेन रेटिंग इतना मैटर क्यों करता है। देखो ये इसीलिए मैटर करता है कि ये दिखाता है कि हमारे सरकार की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है।
इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, आपको पता है ये हर साल बजट आता है। अब जब बजट आता है आपने देखा होगा कि सरकार के पास जितना रेवेन्यू आता है उससे सरकार ज्यादा खर्च करती है। जैसे कि मान लो अगर सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख करोड़ का, ये मैं आपको पिछले वाले बजट के हिसाब से जस्ट रफ फिगर दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, तो 20 लाख करोड़ का सरकार का मान लो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन सरकार कितना खर्च कर रही है, 30 लाख करोड़ के आसपास। तो ये बाकी का 10 लाख करोड़ कहां से आएगा? वो सरकार क्या करती है, थोड़ा बहुत जो सरकारी कंपनीज वगैरह उसको बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन ज्यादातर ये जो पैसा आता है वो सरकार बोरो करती है। और ध्यान रखिएगा, बोरो दो जगह से किया जाता है, एक तो हमारे देश के अंदर से किया जाता है और दूसरा बाहर के देशों से किया जाता है, मतलब ग्लोबली फॉरेन कंट्री से किया जाता है। तो यहां पर क्या है ना कि अगर मान लो हमारी रेटिंग्स नीचे होती हैं, अगर हमारी रेटिंग्स नीचे है, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर अमेरिका है, अमेरिका का रेटिंग हायर है, तो अगर मान लो अमेरिका 1 लाख रुपए, अमेरिका की सरकार 1 लाख रुपए बोरो करती है, तो अमेरिका की सरकार को उसके ऊपर मैक्सिमम 2 या 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है बस। और भारत की सरकार को कितना देना पड़ता है? 6%, 5.5%, 7%, इस तरह से इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आई होप कि आपको यह डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है यहां पर जब हम क्रेडिट रेटिंग्स की बात करते हैं। और अल्टीमेटली देखिए इससे होगा क्या, यहां पर अगर मान लो सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, मतलब कि सरकार अपना बहुत सारा पैसा, अपना जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में लगा देती है। वही अगर मान लो उतना सारा पैसा हमारे पास बच जाता तो वो हम क्या कर सकते थे, वो डेवलपमेंट में लगा सकते थे, बिजली, सड़क, पानी, इस तरह की चीजों करवाने में, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में लगा सकते थे। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट है वो सफर करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, ओवरऑल बिजनेस भी सफर करता है उस देश के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो अगर गवर्नमेंट को ही यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, अब गवर्नमेंट आपको समझना है ये सबसे सेफेस्ट बेट होता है किसी भी देश में। जैसे कि अगर मान लो आपको मैं बोलूं, आपको दो ऑप्शन दूं कि यहां पर एसबीआई है और यहां पर आपका कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, चाहे एचडीएफसी ले लो, एक्सिस ले लो, कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो। अगर मैं आपको कहूं कि 1 लाख रुपए आपको जमा करना है और सबसे सेफ करना है, ठीक है, इंटरेस्ट दोनों में मान लो सेम है, यहां भी 5% एसबीआई इंटरेस्ट देगा और एचडीएफसी और ये बैंक भी 5% देंगे, तो आप कहां पर पैसा जमा करोगे? ज्यादातर लोग एसबीआई में ही जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि एसबीआई अभी भी सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको पता है कि यहां पर पैसा नहीं डूबने वाला, यहां पर सरकार चुकाएगी, वो पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से यहां पर क्या होता है कि जो सरकार होता है वो सबसे बेस्ट बेट होता है। अब सरकार के ऊपर ही 6% 7% इंटरेस्ट लग रहा है, तो जो बिजनेस हैं, जैसे भारत के अंदर टाटा है, अडानी है, अंबानी है, ये जितने भी बिजनेसेस हैं, वो जब बोरो करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो उनको यहां पर और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर मान लो सरकार 7% इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये जो कंपनीज हैं उनको 9%, 8% इस तरह का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो एक तरह से सफर करेगी। और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत हो गया, वहां पर आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, लेबर रिसोर्स काफी ज्यादा है, यहां पर लैंड है हमारे पास, वैसे तो सब कुछ है, लेकिन कमी किस चीज की है? कमी है कैपिटल की, मनी की। लेकिन कैपिटल हमें क्या पड़ा है? बहुत महंगा पड़ा है, जिसकी वजह से हम अपने बाकी के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे लेबर की बात करें, लैंड की बात करें, उसको सही यूज में नहीं ले पाते हैं। आई होप कि ये लिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर हमें लैंड को, लेबर को सही पर्पस में लाना है, सही यूज में लाना है, तो कैपिटल सस्ता होना चाहिए। और कैपिटल सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमें कम रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, और इसी की वजह से हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वैसे अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दुनिया भर में अगर आप मेन रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो वही 3 है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। और इसमें जो सबसे पुराना है वो मैं आपको बता दूं, मूडीज है। ये 1900 में, देखो ये तीनों ही रेटिंग एजेंसीज अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है उनके पहले से हैं, जो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनके पहले से ये चलते आ रहे हैं। लेकिन सबसे पुराना है मूडीज, जो कि 1900 का, और सबसे पहला जो सॉवरेन रेटिंग मूडीज के द्वारा दिया गया था वो वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट पहले दिया गया था। तो ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्रिटिसाइज किया है, गवर्नमेंट ने इन तीनों को लेकर क्या बोला है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 मेन इश्यूज खड़े किए हैं। इनका कहना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि 3 बड़े इश्यूज हैं इन रेटिंग एजेंसीज के साथ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ओपेक एंड अपीयर टू डिसएडवांटेज
डेवलपिंग इकोनॉमीज, मतलब सबसे पहला ब्लेम लगाया गया है भारत के द्वारा कि इनका जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ओपेक है और यहां पर वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मतलब इसका प्रूफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या कहती हैं कि आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर फॉरेन ओनरशिप ज्यादा नहीं है। मतलब कि अगर आपके बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तभी हम आपको ज्यादा रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। अब आप खुद सोच के देखो, भारत जैसे देश में जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आज भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम फॉरेन यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा डालेंगे हमारे बैंकों के अंदर। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम अपने देश के अंदर जो यहां का इन्वेस्टमेंट है वही डालने की कोशिश करें। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा कि हमारे यहां पर जो बैंक्स हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। देखो, अब उनका बेसिकली ये कहना है कि हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं उसको आप प्राइवेटाइज कर दो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार का ये कहना है कि देखिए, यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, जन धन योजना लाया गया था। मतलब सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना चाहती थी, देश में हर एक नागरिक के पास बैंक अकाउंट हो। उसमें अगर आपको याद हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसके द्वारा प्ले किया गया था? वो किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। अगर हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होते, क्या आपको लगता है कि जन धन योजना जिस तरह से सफल हुआ, क्या वो पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसीलिए सरकार का कहना है कि देखिए, आप सिर्फ अपने हिसाब से, आप अपने वेस्टर्न थॉट के हिसाब से चीजों को देख रहे हो। आपको हमारे हिसाब से चीजें देखनी होंगी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक झटके में सब कुछ आप प्राइवेट कर दो। हां, भारत ने कई सारे कदम लिए। आपने देखा होगा, पहले हमारे पास 10 साल पहले हमारे पास कितने 27-28 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे। आज के डेट में लगभग 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। तो वैसे तो हमने इंप्रूव किया है काफी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे रेटिंग्स को इंप्रूव नहीं कर रहे हो। यह सबसे पहला रीजन दिया गया। दूसरा, यहां पर सरकार ने क्या कहा है? दूसरा यहां पर यह कहा है कि जब आप रेटिंग देते हो तो इसके लिए आप एक्सपर्ट से यहां पर पूछते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी राय आप लेते हो। लेकिन वो एक्सपर्ट्स कौन हैं, किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है। मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि यहां पर किस तरीके से एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं और वो कैसे डिसाइड करते हैं। ये दूसरा यहां पर कारण बताया गया है। फिर तीसरा कारण यहां पर यह बताया गया सरकार के द्वारा कि देखिए, यहां पर आपका कोई क्लियर कट पैरामीटर नहीं है। मतलब कि आप जब रेटिंग दे रहे हो अलग अलग देशों को, तो किस बेसिस पर दे रहे हो, क्या वेटेज है अलग अलग मेथोडोलॉजी का, जीडीपी के बेसिस पर दे रहे हो, किस बेसिस पर दे रहे हो, उसका वेटेज कितना है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो फिच के द्वारा यहां पर जो फैक्टर्स हैं वो दिए जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल फीचर हो गया, इसका वेटेज 53% है, एक्सटर्नल फाइनेंसेस का 17% वेटेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फिच है ना, वो खुद कहती है कि हम ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब बस दिखाने के पर्पस के लिए। जब ये दिखाने के पर्पस के लिए, तो एक्चुअल मेथोडोलॉजी आपका क्या है वो किसी को नहीं पता। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार क्यों क्रिटिसाइज कर रही है इन रेटिंग एजेंसीज को। लेकिन आपको यह समझना है कि ये रेटिंग एजेंसीज पूरे दुनिया में मानी जाती हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इन रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं कि भारत को कितना रेटिंग मिला और उसके हिसाब से यहां पर हमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि ज्यादातर जो आईपीओज हैं वो किस टाइप की कंपनीज के द्वारा यहां पर लाए जाते हैं? आईपीओज आपको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आजकल बहुत आने लग गया हमारे देश में। स्टॉक मार्केट में जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये किस तरह की कंपनीज लाती हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।